ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोले आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। लोक का वर्णन चल रहा था, जिसमें लोक का आकार हमने समझा था, लोक की रचना समझी थी। आज हम समझेंगे लोक का आधार क्या है, लोगों की मान्यताएं हैं कि जो लोक है, जब बहुत छोटे थे तब सुनने में आता था कोई नीचे बहुत बड़ा सांप है, शेषनाग, उसके ऊपर पृथ्वी थमी हुई है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। जैन दर्शन के अनुसार लोक का आधार क्या है, या आखिरकार तीनों लोक किसके आधार पर टिके हुए हैं। तो तीन बात बले हैं, तीन बलियों के आधार पर यह लोक टिका हुआ है। घनोदधि बात वलय, घन बात वलय और तनु बात वलय, ये तीन बात वलय लोक का आधार है। जैसे आपने वृक्ष देखा होगा, वृक्ष की चारों ओर छाल लगी रहती, छाल ही उसका आधार रहता है वृक्ष का। उसी प्रकार से ये तीनों बात वलय चारों ओर से लोक को घेरी हुई है। इनका रंग कैसा है बात वलियों का, तो तीनों तहों के सदृश सर्वप्रथम गोमूत्र के वर्ण वाला घनोदधि बात वलय। घनोदधि बात वलय का वर्ण है गोमूत्र के समान। उसके पश्चात मूंग के वर्ण का, मूंग होता है मूंग, उसके वर्ण का घन बात वलय, और उसके पश्चात जो तनु बात वलय है वो अनेक वर्ण वाला है। तनु बात वलय अनेक वर्ण वाला। अब इस इनकी बात वलियों की, तीनों बात वलियों की मोटाई कितना मोटा है, तो लोकाकाश के अधोलोक में दोनों पार्श्व भागों में नीचे से एक राजु ऊंचाई पर्यंत अर्थात पंच स्थावर पर्यंत सातों नरक भूमियों के और ईशद प्रागण और आठवीं पृथ्वी के नीचे तीनों बात वलय नीचे प्रत्येक 20-20 हजार योजन मोटे। कितने हैं? 20-20 हजार योजन मोटे। यानी ऊपर ले लो और नीचे ले लो, सातों नरभूमियों की और ईशद प्रागण और आठवीं पृथ्वी की नीचे तीनों बात वलय प्रत्येक 20-20 हजार योजन मोटे। दोनों पार्श्व भागों में एक राजू के ऊपर सप्त पृथ्वी के निकट आठों दिशाओं में तीनों बात वलय यथाक्रम से 7, 5 और 4 योजन मोटे। फिर क्रमशः घटते हुए मध्य लोक की आठों दिशाओं में 5, 4, 3 योजन मोटे रह जाते हैं। फिर क्रमशः बढ़ते हुए ब्रह्म लोक की 8 दिशाओं में 7, 5, 4 योजन मोटे हो जाते हैं। फिर ऊपर क्रमशः घटते हुए लोकागर के पास भाग में 5, 4, 3 योजन मोटे रह जाते हैं। ये तीनों बात वलय लोक शिखर पर क्रम से 2 कोश, 1 कोश और 1575 धनुष प्रमाण मोटे रह जाते हैं। ठीक है। अब लोक में स्थित स्वर्ग और नरक कहाँ और कितनी ऊंचाई पर है? इस लोक में स्वर्ग कहाँ है और नरक कहाँ है? लोग कहते कल्पना मात्र है, वास्तविकता कुछ नहीं है। लेकिन नहीं, स्वर्ग भी होता है और नरक भी होता है। तो कहाँ पर है? तो मेरू पर्वत के नीचे वज्र और वैडूर पटलों के बीच में चौकीर संस्थान रूप से अवस्थित आकाश के 8 प्रदेश लोक का मध्य है। लोक मध्य से ऊपर ये जाके ईशान स्वर्ग तक 1.5 राजू, महेंद्र स्वर्ग तक 3 राजू, ब्रह्म लोक तक 3.5 राजू, कापृष्ठ स्वर्ग तक 4 राजू, आधा राजू पड़ रहा है। महाशक्र स्वर्ग तक 4.5 राजू, सहस्रार स्वर्ग तक 5 राजू, प्राण स्वर्ग तक 5.5 राजू, अच्युत स्वर्ग तक 6 राजू और लोकांत तक 7 राजू ऊंचाई है। ये किसकी हो गई? पूर्व लोक की।
लोक मध्य से नीचे, अब नीचे सरकला पृथ्वी तक एक राजू, उसके नीचे पुनः पांचों प्रतिमा क्रमशः एक एक राजू है। इस तरह सप्तम पृथ्वी तक 6 राजू और लोकांत तक जो कलकला पृथ्वी तक वहाँ लास्ट तक वहाँ 7 राजू हो जाते हैं। 7 में नीचे और 7 में ऊपर, अपना बीच में उसी में गर्भित हो जाता है मध्य को। अब लोक की चौड़ाई कहाँ कितनी है, लोक की चौड़ाई वो कहाँ कितनी है, तो नीचे अधोलोक के मूल में चौड़ाई 7 राजू, ठीक है। मध्यलोक में कितनी राजू रह जाती है, 1 राजू। ब्रह्मलोक में 5 राजू और लोक के अग्रभाग में 1 राजू। लोक मध्य से 1 राजू नीचे सरकरा पृथ्वी के अंत में 1 सही 6/7 राजू चौड़ाई है। उससे 1 राजू नीचे बालिका प्रभा के अंत में 2 सही 5/7 राजू चौड़ाई है। उससे 1 राजू नीचे पंख प्रभा के अंत में 3 सही 4/7 राजू। फिर 1 राजू नीचे धूम प्रभा के अंत में 4 सही 3/7 राजू। पुनः 1 राजू नीचे तमा प्रभा के अंत में 5 सही 2/7 राजू। पुनः 1 राजू नीचे महातम प्रभा के अंत में 6 सही 1/7 राजू चौड़ाई। फिर 1 राजू नीचे कलकल पृथ्वी के अंत में 7 राजू चौड़ाई है। इसी प्रकार लोक मध्य से 1 राजू ऊपर 2 सही 1/7 राजू, फिर 1 राजू ऊपर 3 सही 2/7 राजू, फिर 1 राजू ऊपर 4 सही 3/7 राजू, फिर आधा राजू ऊपर जाने पर 5 राजू चौड़ाई है। पुनः आधा राजू ऊपर जाकर 4 सही 3/7 राजू, फिर 1 राजू ऊपर 3 सही 2/7 राजू, फिर 1 राजू ऊपर जाने पर 2 सही 1/7 राजू, फिर 1 राजू ऊपर जाकर लोकांत में 1 राजू चौड़ाई है। इस प्रकार से ये हो गया। अब ये समझने की आवश्यकता है हमें कि लोक में किन किन जीवों का कहाँ कहाँ निवास है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। लोक में किन किन जीवों का कहाँ कहाँ निवास है। तो पृथ्वी, कायक आदि 5 स्थावर की 5 प्रकार के जो स्थावर हैं वो जीव संपूर्ण रूप में क्या है, भरे हुए हैं संपूर्ण लोक में। परंतु त्रसजीव तृष्णादि में ही रहते। कहाँ रहते हैं, तृष्णादि में ही रहते हैं। जो बीचों बीच लोक की रहती है तृष्णादि में। समुद्रगाद आदि विशेष अवस्थाओं को छोड़कर त्रसजीव कहाँ पाएंगे, मध्य तृष्णादि, इसका नाम ही तृष्णादि। लोक के मध्य में 1 राजू लंबी, 1 राजू चौड़ी और 14 राजू ऊंची तृष्णादि है। इस तृष्णादि की जो है ना 3 करोड़ नहीं है ना, 3 करोड़ और 31,62,241 सही 2/3 धनुष कम 13 राज्य प्रमाण क्षेत्र में त्रस और स्थावर दोनों प्रकार के जीव रहते। साथ ही पृथ्वी के मध्य में ही नारी रहती, नीचे त्रस जीव नहीं रहती, क्योंकि नीचे तो मात्र 5 स्थावर ही रहते। साथ ही पृथ्वी के नीचे 1 राज्य प्रमाण क्षेत्र में स्थावर जीव रहते। अपन पढ़ के आए थे 7 पृथ्वी की जो कलकला पृथ्वी है 1 राज्य प्रमाण क्षेत्र में स्थावर जीव ही रहते। ऊर्ध्वलोक में सर्वाश्वती विमान तक ही त्रस जीव रहती हैं, ठीक है। क्योंकि सिद्धशिला में लोकांत में जो 1575 धनुष परमात्मा ने बात बनाई के ऊपर 525 धनुष क्षेत्र में सिद्ध परमेष्टि का निवास। इस प्रकार पूरा का पूरा लोक में किन किन जीवों का कहाँ कहाँ निवास है ये पूरा आ जाता है। समझ गए? एक बार फिर से समझे, इसको समझना है, 1 मिनट के लिए समझना है तो समझ लो। पृथ्वी का एक 5 स्थावर जीव पूरे लोक में ठसाठ भरे, संपूर्ण लोक में ठसाठ भरे। समझ गए? क्या समझे? पृथ्वी का एक आदि 5 प्रकार के स्थावर जीव संपूर्ण लोक में भरे हुए हैं, परंतु त्रसजीव तृष्णादि में ही रहते। किसको छोड़कर? समुद्रगाद आदि विशेष अवस्था को छोड़कर, ठीक है। और लोक के मध्य में 1 राजू लंबी, 1 राजू चौड़ी और 14 राजू ऊंची तृष्णादि है, ठीक है ना।
इस क्षेत्र में जो है ना त्रस और स्थावर दोनों प्रकार के जीव हैं, क्योंकि स्थावर जीव तो सब जगह त्रसनाली में पाए जाएंगे। साथ ही पृथ्वी के मध्य में ही नारकी रहते हैं, नीचे त्रस जीव नहीं रहते। साथ ही पृथ्वी के नीचे एक राज्य प्रमाण क्षेत्र में स्थावर जीव ही रहते हैं और उस लोक में सर्वार सिद्धि ब्रह्मांड तक ही त्रस जीव रहते हैं। लोकांत में 1575 धनुष प्रमाण तनुवाद वलय के ऊपरी तन 525 धनुष क्षेत्र में सिद्ध परमेष्टियों का निवास है। इस प्रकार से लोक में कहाँ कहाँ कौन जीव निवास करते हैं ये समझिए। अब आता है ये जो धनुष बताया था ना 3 लाख वाला, ये 3 करोड़ वाला, ये जो है ना धनुष कैसे प्राप्त होते हैं, ये कैसे नापा जाता है। तो त्रसनाली की ऊंचाई 14 राजीव प्रमाण है। इसमें 7वें नरक के नीचे एक राजीव प्रमाण कलकला नामक स्थावर लोक है। यहाँ त्रस जीव नहीं रहते, अतः इसे 13 राजीव कहा गया है। ठीक है, त्रस जीव नहीं रहते, से त्रसनाली कितनी रह जाएगी, 13 राजीव की लगभग। इसमें भी 70 नरक के मध्य में ही नारकी त्रस है। नीचे के 3999 सही 1/3 योजन यानी जो भी आपको बताया है, उसमें जो बर्तन है धनुष की उपमा आई थी 3 करोड़ वाली, तो वह धनुष में नहीं। इसी प्रकार उर्लोक में सर्वार सिद्धि शीर्षक प्रागभार नामक 8वीं पृथ्वी के मध्य 12 योजन यानी 96,000 धनुष का अंतराल है। 8वीं पृथ्वी की मोटाई 8 योजन यानी 64,000 धनुष का है और इसके ऊपर 2 कोष 4,000 धनुष, 1 कोष 2,000 कोष, एक ऊपर 2 कोष मैंने 4 धनुष, 1 कोष मतलब 2,000 कोष नहीं, 2,000 धनुष होगा। एवं 1575 धनुष मोटाई वाले 3 बात बनाए। इस संपूर्ण क्षेत्र में त्रस जीव नहीं है। इसका कुल परिमाण जो अभी बताया था आपके लिए वो आ जाएगा 3,999 सही 1/3 योजन। ऐसा यह निकलता है कितना, 3,21,62,241 सही 2/3 धनुष। इस प्रकार ये प्रमाण निकलता है, समझिए। अब त्रसनाली के बाहर त्रस जीव कौन सी अवस्था में किस तरह पाए जाते हैं। ये तो रूल्स है कि त्रस जीव कहाँ पाए जाते, त्रसनाली में, लेकिन बाहर जो पाए जाते हैं किस अपेक्षा से बताए जाते हैं। तो समझो ये 3 की या 2 की अपेक्षा से पाए जाते हैं। एक तो देखो औपात की अपेक्षा, उत्पत्ति की अपेक्षा, दूसरा मारणिक समुद्घात की अपेक्षा एवं लोक पूर्ण समुद्घात की अपेक्षा। 2 कारणों से पाए जाते हैं। उपादान उत्पत्ति होना किसी को, जैसे त्रसनाली के बाहर रहने वाला कोई स्थावर जीव है, मरण करके त्रस जीव उत्पन्न होने के लिए त्रसनाली की ओर आ रहा है। कहाँ आ रहा है, त्रसनाली की ओर आ रहा है। उस समय उस जीव की विक्रय गति में ही त्रस नाम कर्म का उदय आ जाने से जितने समय तक वह त्रसनाली के बाहर विक्रय गति में रहता है, उतने समय तक उत्पाद की अपेक्षा त्रस जीव का त्रसनाली के बाहर सद्भाव पाया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बीच में त्रसनाली ही लोग। कोई जीव बाएं इस साइड तिरछे में कहीं स्थावर के रूप में है, उसे अब त्रस जीव में जन्म लेना है, वहाँ से मरण करेगा, तो मरण करके वो जब तक विक्रय गति में रहेगा उसे त्रसनाम कर्म का उदय आ जाएगा। इस अपेक्षा से वह त्रसनाली के बाहर पाया जाएगा। ठीक है, या फिर समुद्रघात की अपेक्षा आ जाएगा। कैसे आ जाएगा समुद्रघात की अपेक्षा, त्रस जीव के भीतर, त्रसनाली के भीतर रहने वाला कोई जीव है। अभी जो बाहर वाला अंदर आ रहा था, अब कोई बाहर रहने वाला, कोई त्रसनाली के भीतर रहने वाला कोई जीव है, वह त्रस जीव त्रसनाली के बाहर स्थावर जीव में उत्पन्न होने के लिए मरण से पूर्व मरणांतक समुद्घात करता है। ठीक है ना, मरण से पूर्व उस जीव के त्रसनाम कर्म का उदय होने से त्रसनाम कर्म सहित यह जीव त्रसनाली के बाहर पाया जाता है। ठीक है ना, मरण के पूर्व उस जीव अब मरण समुद्घात वहाँ तक जाता है और लौट करके आता है, फिर मरण करता है। ठीक है ना, तो इस मरण समुद्घात में ऐसे ही होता है। तो वो इस अपेक्षा से वह त्रसनाली के बाहर पाया जाएगा। ठीक है ना, वहाँ से यहाँ आ रहा है या यहाँ से वहाँ, तो वहाँ तो होगा विक्रय गति में, यहाँ मारने पर समुद्घात की अपेक्षा हो जाएगा। और लोक पूर्ण समुद्घात केवली भगवान जो होते हैं कि लोक पूर्ण समुद्घात में जब केवली भगवान के आत्मदेश समस्त लोक में फैलते हैं
उस समय भी तृष्णादि के बाहर जीव केवली भगवान के तृष्ण नाम कर्म का उदय होने से पाए जाते हैं। इस अपेक्षा से यह पाए जाते हैं। समझ आएगा ना। अब अधोलोक में स्थित रत्न प्रभादि पृथ्वियों के रूढ़ नाम क्या है? रूढ़ नाम चलते ना, तो रत्न प्रभादि पृथ्वियों के रूढ़ नाम क्रम से धम्मा, बंसा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवा और माघवी है। ठीक है। अब समझते हैं रत्न प्रभा पृथ्वी के कितने भाग हैं और उनका कितना वाहल्य, मोटाई एवं लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग और अब बहुल भाग। इन तीनों का बाहुल्य क्रमशः 16,000, खर भाग का 16,000, पंख का 84,000 और अब बहुल भाग का 80,000। प्रथम पृथ्वी की मोटाई कितनी होगी? 1,80,000 मीटर। खर भाग में 1,000 मीटर मोटी चित्रा, वज्रा, बेड़ुरिया, लोहिता, मसार कल्पा, गोमेदा, प्रवाला, ज्योतिरसा, अंजना, अंजन मूलिका, अंका, स्फटिका, चंदना, सर्वार्थिका, बलुका, शैला, ये 16 प्रतिभा हैं। कितनी पृथ्वी है खल भाग में? 16। इन 16 पृथ्वियों के बीच में किसी प्रकार का अंतराल नहीं है। इन 16 पृथ्वियों की लंबाई और चौड़ाई लोक के अंत तक फैली हुई होने से लोक प्रमाण है। पंख भाग और बहुल भाग की भी लंबाई एवं चौड़ाई लोक प्रमाण है। द्वितीय आदि पृथ्वियों का बाहुल्य मोटाई क्या है? तो द्वितीय सरगरा पृथ्वी की मोटाई 32,000 योजन है, बालुका प्रभा की 28,000 योजन है, पंख प्रभा की 24,000 योजन है। मतलब कितनी कम होती जा रही? 4 है ना। और धूम प्रभा की 20,000 योजन है, तमा प्रभा की 16,000 योजन है और महातम प्रभा की अब आदि हो जाती है 16 की आदि इतनी 8,000 योजन। 7 पृथ्वियों का आधार क्या है? रत्न प्रभा आदि 7 पृथ्वियों के नीचे 20,000 योजन मोटे 3 बादल हैं, जो पहले हम बता चुके हैं। और उनके नीचे आकाश है। एक पृथ्वी दूसरी पृथ्वी से संक्लिष्ट नहीं है। पृथ्वी की मोटाई से कम एक राज्य के अंतराल से पृथ्वी स्थित हैं, एकदम जुड़ी हुई नहीं है, बीच बीच में इतना उनका एक राज्य का अंतराल है। रत्न प्रभा आदि पृथ्वियों में पटलों की संख्या कितनी है? अब पटलों की संख्या कितनी है? रत्न प्रभा पृथ्वी में 13 पटल हैं, सरकरा प्रभा में 11, बालुका प्रभा में 9, पंख प्रभा में 7, धूम प्रभा में 5, तमा प्रभा में 3 और महातम प्रभा में 1 पटल है। 7 पृथ्वियों पर पटलों की संख्या 49 है। ये पटल एक दूसरे से संश्लिष्ट हैं, मतलब जुड़े हुए। कितने पटल हो गए कुल? 49 पटल। कितने में? रत्न प्रभा पृथ्वी आदि में। तो रत्न प्रभा पृथ्वी में 13 पटल हैं, सरकरा प्रभा में 11, बालुका प्रभा में 9, पंख प्रभा में 7, धूम प्रभा में 5, तमा प्रभा में 3 और महातम प्रभा में 1 पटल। ऐसे 7 पृथ्वियों कुल पटलों की संख्या कितनी है? 49। समझ गए। और रत्न प्रभा आदि पृथ्वियों में बिलों की संख्या कितनी है एवं बिलों की रचना कहाँ पर? तो रत्न प्रभा आदि पृथ्वियों में क्रमशः 3 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 5 कम 1 लाख और मात्र 5 बिल हैं। समझ गए। प्रथम पृथ्वी का बहुल भाग एवं अन्य 5 पृथ्वियों में नीचे ऊपर की 1,000 योजन मोटाई छोड़कर बीच में जितने जितने पटल बने हैं उनमें अनुक्रम से बिलों की रचना है। साथ ही पृथ्वी 8,000 योजन मोटी है। इसमें ऊपर और नीचे बहुत मोटाई छोड़ करके मध्य में बिलों की रचना है। ये बिल ही नरक कहलाते हैं। इन बिलों का नाम ही नरक है। तो फिर से सुन लो, क्या 7 पृथ्वियों में कितनी संख्या होती है? बिलों की संख्या कितनी होती है? तो रत्न प्रभा आदि पृथ्वियों में क्रमशः 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 5 कम 1 लाख और 7 में मात्र 5 बिल हैं। इन बिलों को ही नरक कहा जाता है। समझ गए। इस प्रकार से बिलों की संख्या। नरक पटलों में बिलों का विन्यास किस प्रकार है?
ये गणित है पूरा का पूरा। नरक पटलों में बिलों का विन्यास इंद्रक, श्रेणीबद्ध और परिकीरक रूप से है। उनका क्या बोले उसको, कहाँ कहाँ स्थित है, कैसे कैसे हैं, आकार फैले हुए हैं। तो जो अपने पटल के सरबिलों के ठीक मध्य में होता है, आप पढ़ के नहीं आए, इंद्र के समान बीच में होता है, वो कहलाता है इंद्रक। और जो श्रेणीबद्ध होता है उस इंद्रक बिल की चारों दिशाओं में विदिशाओं में जो बिल पंक्ति रूप से स्थित है, जैसे विमान होते हैं ना ऊपर, ऐसे इस प्रकार से स्थित है, उन्हें श्रेणीबद्ध कहते हैं। और जो श्रेणीबद्ध बिलों के बीच में बिखरे हुए पुष्प के समान होते हैं तब से उन्हें परिकीरक कहते हैं। इंद्रक जो बीच में होता है, बीच में, और श्रेणीबद्ध में जो आजू बाजू में दिशाओं श्रेणीबद्ध होते हैं और जो फैले हुए होते हैं वो कहलाते हैं परिकीरक। यह रचना प्रत्येक पटल में रहती है। प्रथम पृथ्वी के नरक के 13 पटलों में 13 इंद्रक बिल है। दूसरे आदि नरकों में पटलों की संख्या अनुसार क्रमशः 11, 9, 7, 5, 3, 1 बिल इंद्रक बिल है। कुल इंद्रक बिल 49। ठीक है ना, इतने पटल उतने हुए। प्रथम नरक के प्रथम पटल में स्थित इंद्रक बिल की एक दिशा में 49 और 49 और दिशाओं में 48 और 47 बिल श्रेणीबद्ध विद्य हैं। श्रेणीबद्ध बिल कम है, एक दिशा में 49 और बी दिशाओं में 48 श्रेणीबद्ध। इंद्रक कितने हो गए? 49 और श्रेणीबद्ध हो गए 48। द्वितीय आदि इंद्रक बिल से लेकर सप्तम नरक स्थित अंतिम इंद्रक बिल तक श्रेणीबद्ध बिलों की संख्या एक एक कम होते हुए अंतिम इंद्रक बिल की चारों दिशाओं में तो एक श्रेणीबद्ध बिल मिलता है, परंतु भी दिशाओं में श्रेणीबद्ध बिल नहीं पाई जाती। बिलों का विस्तार और आकार क्या है? तो इंद्रक बिल संख्यात योजन विस्तार वाले ही होते हैं, श्रेणीबद्ध बिल असंख्यात योजन विस्तार वाले ही होते हैं। प्रकीर्णकों में कुछ प्रकीर्णक बिल संख्यात योजन और कुछ असंख्यात योजन विस्तार वाले होते हैं। ये बिल गोल, चौकोर और त्रिकोण आकार वाले होते हैं। नरकों में नरक बिलों की शीत आदि की बाधा किस प्रकार होती है? प्रथम नरक पृथ्वी से लेकर 5वीं नरक पृथ्वी के नीचे, यानी कहाँ 3/4। प्रथम नरक पृथ्वी से लेकर के 5वीं नरक पृथ्वी के 3/4 भाग पर्यंत अति उष्ण वेदना होती है, मतलब उष्णता रहती है। ठीक है ना, पहले क्या रहेगी? उष्णता। और 5वीं नरक माने जो अंतिम भाग है उसमें पृथ्वी की शेष 1/4 भाग में तथा 6ठी और 7वीं नरक पृथ्वी में अतिशय शीत वेदना होती है। समझ गए? इस प्रकार का अर्थात कुल कितने हैं बिलों की संख्या कितनी है, कितनी ले लें? तो इसमें निकाल लो तो 82,25,000 बिल पर्यंत अत्यंत उष्ण वेदना है। ठीक है, और 1,75,000 बिलों में अत्यंत शीत वेदना है। हाँ, इस प्रकार से ये निकल आता है। अब अपन आगे बढ़ेंगे कि आखिरकार नारियों की लेशिया कौन सी होती है, इनकी विक्रिया आदि क्या होती है। अब और समझने ये विषय है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज।